Hello student, today we will discuss chapter 8 cell structure and function. In this chapter we will study the cell, its parts and function of the various parts of the cell. What is cell? All animals and plants are living. All these organisms look different from each other. However, all of them are made up of microscopic unit called cell. तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब क्या है, लिविंग है. वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है. वो सब किससे मिलकर बने, एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल. तो प्लांट्स और एनिमल्स चाहे वो कोई भी स्पीशीज हो, उसकी कोई भी टाइप की हो, वो सब क्या है, किससे मिलकर बने हैं, एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं सेल. डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल. तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था. उन्होंने एक कॉर्क जो होता है उसको स्लाइस, एक पतली सी स्लाइस लेकर माइक्रोस्कोप में देखा. ये माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया था. तो उस माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने कॉर्क सेल को देखा तो उन्हें उस छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए जैसे कि हनी कॉम्ब में होते हैं. तो इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल. तो सबसे पहले ऑब्जर्व भी रॉबर्ट हुक ने किया था और उसका नाम भी सबसे पहले सेल किसने रखा था, रॉबर्ट हुक ने. तो सेल थ्योरी एक दी गई, कुछ साइंटिस्ट ने एक सेल थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं. सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सेल्स जो होती हैं वो किसी भी लिविंग थिंग्स की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं. न्यू सेल्स जो होती हैं वो पुरानी सेल के सेल डिवीजन होने से बनती हैं और हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है बाय अ सिंगल सेल. ये सब सारी चीज़ें बताई गई सेल थ्योरी में. तो सेल को स्टडी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस का यूज होता है और ये किसी भी थिंग को 100 to 1500 टाइम्स बिगर दिखाता है. अगर कोई भी चीज़ कितनी भी छोटी है तो उसको 100 to 1500 टाइम्स बिगर दिखाएगा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस का यूज़ नहीं होता है बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है और ये किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करता है कितने टाइम्स, 1 लाख to 5 लाख टाइम्स बिगर दिखाता है. तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने, यूनी मतलब सिंगल, तो वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, ड्यूग्लिना, बैक्टीरिया और बहुत सारे. मल्टी सेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल हो गया ट्री, ग्रास, ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट, काउ, बर्ड्स एट्सेट्रा. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म. तो सबसे छोटी हमारी यूनिट होती है सेल, जो कि फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की. जब सिमिलर काइंड की सेल्स मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, टिश्यूज़. ये टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. जैसे ये ऑर्गन सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज. तो ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म. सेल शेप एंड साइज. सेल शेप, तो सेल किसी भी शेप की हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, स्पिंडल शेप हो सकता है, इलांगेटेड हो सकती है, ओवल शेप की हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है. और कुछ सेल का तो कोई साइज ही नहीं होता, जैसे कि WBC, वो किसी भी इरेगुलर शेप की होती है. सेल साइज, सेल बहुत ही छोटी होती है तो इसको मेजर किया जाता है माइक्रोन में या माइक्रोमीटर्स में. 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर्स. और सबसे छोटी सेल होती है बैक्टीरियल सेल, जो कि 0.2 to 100 माइक्रोन होती है. और सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, वो सबसे बड़ी सेल है, वो 170 mm to 130 mm तक होती है. पार्ट्स ऑफ द सेल, तो कोई भी टिपिकल सेल में 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन. एवरी सेल इज बाउंड बाय अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हर सेल के बाहर एक पतली सी डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही अंदर आने देते हैं और पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही बाहर जाने देते हैं. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. जो सिलेक्टेड सब्सटेंस होते हैं वही अंदर आ सकते हैं और सिलेक्टेड सब्सटेंस ही बाहर, सेल के बाहर जा सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. उसके अलावा ये और प्रोटेक्शन का काम करती है, सेल को इंजरी से बचाती है और सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करने का काम करती है. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और आउटर सेल होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल. ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. इसका काम क्या होता है, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हाई विंड से बचाना, उसके अलावा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से सेल को
प्रोटेक्ट करना। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेकेंड पार्ट होता है सेल का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में थिक जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस होता है। इसमें बहुत सारे बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्मिक बॉडीज, जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट होता है सेल का न्यूक्लियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। ये सारी जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वैसे न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करती है। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी पोरस होती है, कुछ ही सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं और कुछ ही सब्सटेंस न्यूक्लियस के बाहर जा सकते हैं। तीसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक फ्लूइड, वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस, जैसे उसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसमें क्या होते हैं? स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आरएनएस। मोस्टली आरएनएस होते हैं इसमें। थर्ड होता है क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जब सेल में डिवीजन हो रहा होता है तब क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर्स इनको हम बोलते हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स को। जीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है सेल की, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको पेरेंट्स से उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें उनके कैरेक्टर्स को ले जाने का। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स की ब्राउन आइज हैं तो उसके जो भी सन या डॉटर होगा उसकी भी ब्राउन आइज होंगी। इन कैरेक्टर को आगे कौन ले जाने का काम करता है? जीन्स। तो न्यूक्लियस के क्या काम होते हैं? सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल में उसको कंट्रोल करना। उसके अलावा जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में पास करना। तो ये हो गया न्यूक्लियस के फंक्शन। फिर है सेल ऑर्गेनल्स। तो मैंने बताया साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये बहुत टाइप की होती है। फर्स्ट है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। जब हमने लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो फूड को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, उससे बनती है एनर्जी। तो ये सब काम कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचती है, वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और उससे बनाता है एनर्जी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकंड क्या उसमें प्रेजेंट होता है सेल के अंदर? वैक्यूल्स। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं या तो नहीं होते। इनका काम क्या होता है? जो फूड होता है, वेस्ट होता है, उसको स्टोर करना। फिर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टिब्यूल्स और चैनल के फॉर्म में होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बहुत छोटे स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। फिर आते हैं गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटर्स। ये भी ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम होता है एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन इनको सिक्रीट करना। और प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज को बोलते हैं डिक्टोसोम्स। फिर आते हैं लाइसोसोम्स। ये केवल प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। लाइसोसोम्स को हम क्या और बोलते हैं? सोसाइटल बैग्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम होता है जैसे अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया है तो ये उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और बस्ट हो जाते हैं, खुद भी बस्ट हो जाते हैं और उस फॉरेन पार्टिकल्स को भी खत्म कर देते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स। फिर आते हैं प्लास्टिड। ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, आपने पढ़ा ही है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो पिगमेंट कलर का काम करते हैं, जैसे फ्लावर्स वगैरह उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। फिर आते हैं सेंट्रोसोम्स। ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं और ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। उनका काम होता है कि ये केवल एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। फिर है कंपेरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल साइज में बड़ी होती है, एनिमल सेल साइज में छोटी होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी होती है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटी होती है, अगर होती भी है वैसे तो नहीं होती, और अगर प्रेजेंट है तो बहुत स्मॉल साइज की होती है। प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेटर्स होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये गोल्गी एपरेटर्स वेल डेवलप्ड होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये लास्ट टॉपिक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब वो सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे यहाँ पर आप देखिए बैक्टीरिया, इसमें देखिए कि इस सेल में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, इसलिए उसका जो भी मटेरियल है वो पूरी सेल में फैला हुआ है। तो ऐसी सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं कि वो सेल्स जिसमें क्या हो, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा। फिर है सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ। तो जब कोई भी सेल अपने साइज और उसमें मैच्योर हो जाती है तो उसमें सेल डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाती है, 2 से 4 बन जाती हैं, और ये जो नई सेल्स बनती हैं इन्हें हम बोलते हैं डॉटर सेल। सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस, जिनको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।